हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का जो आज 7 तारीख का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की आपको हम बताने वाले हैं। और सेट ए का रहेगा ये, और सभी सेट में सेम क्वेश्चन रहता है, बस क्वेश्चन नंबर आगे पीछे रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर को हम लोग क्या लिखते हैं? बीसीसी लिखते हैं। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम जो होता है वो 2 होता है। सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, एफसीसी में 4 होता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस 2 तरह के सॉलिड होते हैं। तो अब उसमें से एग्जांपल्स पूछ रहा है कि कौन से इसमें से क्रिस्टलाइन नहीं है। जैसे आयनिक कंपाउंड जितने भी होंगे सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। KCl, CHCl आयोनिक सॉलिड है, प्लस माइनस देता है। ग्लास क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड, या इसको एमॉर्फस सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन कभी भी नहीं हो सकता है, तो आंसर सी रहेगा। तीसरा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल। इसमें कई तरह से सवाल कई साल पीछे भी पूछे गए हैं। कभी क्यूबिक लगा दिया गया है, कभी सिंपल वे में पूछा गया है। तो अभी आपको क्यूबिक नहीं लगाया गया है, ब्रेविस लैटिस पूछा गया है। 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और अगर क्यूबिक लगा दिया जाएगा तो फिर उसका आंसर 3 होने लगता है। तो इसलिए 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस, इसलिए 3 का डी रहेगा। चौथा है कि द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी में फ्री यानी कि जिसको हम वॉइड कहते हैं, जब पैकिंग करने के बाद जब जो जगह स्पेस बचता है उसको बोलते हैं वॉइड। तो सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी में एफसीसी मोस्ट इफिशियंट होता है, सिंपल क्यूबिक सबसे कम इफिशियंट होता है, और बीसीसी दोनों के बीच में होता है। तो अप्रॉक्स 68% ऑक्यूपाइड होता है जो बीसीसी में अरेंजमेंट होता है, यानी कि खाली स्पेस जो होगा वो 100 माइनस 68 और वो 32। तो आपको 4 का ए ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। 5 में है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन आपको ए दिखेगा। छठा है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे इस बार थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है टफ किया गया। टफ मतलब उतना भी नहीं है, बस आपको रिएक्शन याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन बनता कैसे है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो OH माइनस 2 मोल OH माइनस लेते हैं, तो ये क्या करता है? हाफ O2 बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है ये। तो हाफ O2 कितना होता है? 32 ग्राम। लेकिन हाफ O2 जब आप कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 4OH माइनस, और 1 OH माइनस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो 4 OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के यहाँ पर O2 होगा और 2H2O होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होंगे वो कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम मोल में बात करें तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये करेगा। ठीक है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये बात एनोड पर होने जा रहा है। तो OH माइनस एक हाइड्रोक्साइड एन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 4 हाइड्रोक्साइड एन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन, और 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 फैराडे। 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आपको जरूरत होगा, तब जाके ये जो O2 बन रहा है ये 32 ग्राम यहाँ पर होगा। तो इसलिए आपको इसमें खोजना होगा 4 फैराडे, आंसर होगा डी। रस्ट। अब रस्ट क्या है? पाउडर्ड आयरन है कि फेरस ऑक्साइड है कि फेरिक ऑक्साइड है कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3, वो यहाँ पर भी है Fe2O3। लेकिन रस्टिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि उसमें नमी नहीं आता है, मॉइस्चर नहीं आता है। मॉइस्चर का मतलब क्या? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब कि इसमें X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाए। लोहा पर जब पानी गिरेगा तभी वो जंग लगेगा, यानी कि Fe2O3 XH2O। ये देखिए, ये रस्टिंग का फॉर्मूला हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पर भी यह है लेकिन इसमें H2O नहीं है, हाइड्रेटेड नहीं है ये।
8 नंबर है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कब होता है, जिसमें आई फैक्टर, अब बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला था डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला था। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कुछ कहिए या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहिए, किस पर डिपेंड करेगा, आई पर। आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। ग्लूकोज टूटता नहीं है, आई बराबर 1 रहेगा। NaCl टूट जाता है, एक Na+ और एक Cl-, आई बराबर होगा 2। यहाँ पर सुक्रोज टूटता नहीं है, आई 1 ही रहेगा, मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होता है। जबकि CaCl2 यहाँ पर आई 3 हो जाएगा। 3 कैसे होगा, कैल्शियम, एक आयन और 2 क्लोराइड आयन, टोटल 3 आयन। तो जिसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। 9 नंबर है कि द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट है, नहीं बी नहीं होगा, सही है, यही होगा। आई फैक्टर देखें ना, यहाँ पर 3 है। चलिए, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि आपको पूछ रहा है कापा। कापा आप जानते होंगे, जैसे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है R बराबर रो इंटू L/A, जिसमें रो जो होता है उसको हम रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रो का यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर, लेंथ होगा सेंटीमीटर, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ओम सेंटीमीटर। और इसी का कापा क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी 1/रो होता है। अब 1/ओम सेंटीमीटर, यानी कि जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको देखना होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो 9 का सी रहेगा। Which among the following aqueous solution has the highest boiling point? रिपीट है, हैं? 10 नंबर क्वेश्चन है ना, वहां पर 1 मिनट देखिए। ये 8 नंबर क्वेश्चन में था, हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये फिर से रिपीट हो गया। 1 मिनट, क्वेश्चन लाइए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा सा एरर हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं है 8 नंबर में, ये 10 का क्वेश्चन है। 8 नंबर में सामने ये क्वेश्चन शायद आपको देखिए विजिबल हो रहा होगा यहाँ पर, तो अभी तो दिखाना मुश्किल है, हम लिख देते हैं फिर से इसको। देखिए, क्वेश्चन ये है, जिंक 2+ से जिंक, इसका इनोट वैल्यू दे दिया है -0.76 वोल्ट, इनोट वैल्यू इसका दिया हुआ है। और एक इनोट वैल्यू दे रखा है Fe2+ से Fe का, ये वैल्यू है 0.44 वोल्ट, ये भी माइनस में है। तो बोल रहा है कि इसका ई सेल वैल्यू निकालना है, यानी कि Zn से Zn2+ का और Fe2+ से Fe का, इसका इनोट बताना है क्या होगा, इनोट सेल का वैल्यू। ये सेट ए है और सेट ए का ये 8 नंबर क्वेश्चन है। हम जल्दी से इसका आंसर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, होता क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन करना होता है। जब भी आपको बनाना हो तो आप क्या करिएगा, ऑक्सीडेशन वैल्यू प्लस रिडक्शन वैल्यू। अब देखिए, यहाँ पर जिंक का रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए जब आप इसको चेंज करेंगे, हम इसको दूसरे कलर में लिखते हैं, जब आप इसको चेंज करेंगे जिंक से जिंक 2+, ये रिडक्शन था, ये अभी हमने जो लिखा है ऑक्सीडेशन है, तो इसके साइन को अपोजिट कर देते हैं, +0.76 वोल्ट। और ये तो रिडक्शन दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का वैल्यू मिला हमको 0.76 वोल्ट प्लस, और रिडक्शन यहाँ पर दे रखा है -0.44। तो
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 0.44, इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस 0.32 वोल्ट, ये आ जाएगा। तो 8 नंबर में आपको ये ऑप्शन बी में मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। बी ऑप्शन आप इसको चूज करेंगे। चलिए, तो ये 8 नंबर था कोड ए का। 10 तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है दोबारा जो 8 में बताए थे। अब आ जाते हैं 11 नंबर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, रिलेटिव लोडिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें से जो ये वेपर प्रेशर आप देख रहे हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, इसलिए 11 का ए आंसर होगा। 12 नंबर में है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एबनॉर्मल का मतलब होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज कर दे। ये कब होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, टूटने के बाद वन ऑफ फैक्टर जब एक से ज्यादा होने लगता है तो उसका एबनॉर्मलिटी आता है। अब यहाँ पर यूरिया टूटता नहीं है, ग्लूकोज टूटता नहीं है, सुक्रोज टूटता नहीं है। कॉमन साल्ट का फार्मूला होता है NaCl। अब NaCl टूटेगा, वन ऑफ फैक्टर तो चेंज कर जाएगा, तो इसका मोलर मास भी बदलेगा। इसलिए ये फैक्टर जो होगा, ये इसका जब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, बाकी सब में नहीं करेगा। अगला है द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन दिखाता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसलिए सी ऑप्शन में आपको मिलेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 14 नंबर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हमने पढ़ाया था π1 = π2, इसलिए ऑप्शन ये रहेगा। 15 है कि द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। अब जैसे R = K A⁻1, ऐसा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने लिखा। तो रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट यानी कि K के बारे में पूछे किस पर डिपेंड करता है, तो रेट कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगा, किस टाइप का आपने रिएक्टेंट लिया है उस पर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम से कोई लेना देना है नहीं। तो टेम्परेचर होगा, 15 का डी आंसर रहेगा। 16 में है कि द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का फार्मूला देखिए, CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट। इसका हाइड्रोलिसिस कह रहा है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ये क्या देगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। तो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में ये जो होता है ये स्यूडो हो जाता है, वाटर एक्सेस अमाउंट बनेगा, तो सिर्फ यही यहाँ पर ये बचता है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाएगी। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का केस बन जाएगा, जिसमें एक कंपोनेंट एक्सेस अमाउंट में चला गया, स्यूडो बन गया। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन। 2 से 3 के बीच में लाई करता है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट था कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन रेट है ये 2 से 3 गुना बढ़ता है जब भी हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर बी रहेगा, 2 to 3 टाइम। 18 में है कि द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। क्या है, K × A⁻1 और B⁻n। ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर जोड़ देते हैं, n+1 हो जाएगा, आंसर दिखेगा सी। 19 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज द लीस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है FeOH3। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये एक कोलाइडल बनाया, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फेरिक पॉजिटिव सोल है, ये आपको याद रखना पड़ता है सरफेस केमिस्ट्री से, ये पॉजिटिव सोल्स हैं। अब पॉजिटिव कोलाइड है तो कोएगुलेशन कैसे होगा, अपोजिट चार्ज एक्शन करेंगे इस पर, है ना। हार्डी-सूज़ेस रूल एक आता है, वो कहता है कि अगर आपका सोल जो है
मॉलिक्यूल्स का जो एक कलेक्शन जो कोलाइडल का है, अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव पार्ट हावी होगा, और अगर ये निगेटिव रहता तो पॉजिटिव पार्ट आता। अब जितना ज्यादा, जैसे ये प्लस है तो एक माइनस वाला भी अट्रैक्ट करेगा, दो माइनस वाला भी अट्रैक्ट करेगा, तीन माइनस वाला भी अट्रैक्ट होगा यहाँ पर। तो जितना ज्यादा माइनस वाला इधर आएगा उतना ज्यादा इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा ये। तो यहां हम देख रहे हैं कि बी आर पर एक माइनस है, यानी कि ये पॉजिटिव है तो आपको माइनस वाला देखना है। CrO4 2 माइनस होता है यहाँ पर, SO4 पर भी क्या होता है 2 माइनस होता है, और यहाँ पर क्या होता है 3 माइनस होता है। जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा कोगुलेशन पावर, अकॉर्डिंग टू हार्डी-सूज़ेज रूल। तो अगर कम चार्ज होगा तो कम कोगुलेट करेगा, तो सबसे कम चार्ज किसमें है, KBr पर है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा ए, क्योंकि ये बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज द लीस्ट इफेक्टिव। अगर मोस्ट इफेक्टिव बोलता तब ये ऑप्शन होता, क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस है, एक मॉलिक्यूल आएगा 3 प्लस चार्ज को खत्म कर देगा, और यहाँ पर है कि एक माइनस एक ही प्लस को खत्म करेगा। ये लिस्ट इफेक्टिव है और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आंसर है लिस्ट इफेक्टिव को लेकर के ए आंसर 19 का रहेगा। Which of the following is an emulsifier? इमल्सिफायर सोप को कहा गया है, ठीक है। जैसे इमल्सन होता है OW टाइप, WO टाइप, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जब वो स्टेबलाइज करता है तो जो लेयर होता है, 2 लेयर वहां पर सेपरेट होते रहता है, ठीक है। 2 लेयर वहां पर सेपरेट होते रहता है। तो 2 लेयर जब सेपरेट होता है तो उसको स्टेबल करने के लिए वहां पर एक इमल्सिफायर लगाया जाता है, ठीक है। अब इमल्सिफायर क्या होता है, कोई कंपाउंड्स होते हैं, तो ज्यादातर सोप हो गया या फिर डिटर्जेंट हो गया, ये चीज लगाया था। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस। अब हैबर प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को करवाने के लिए कैटलिस्ट आयरन डालते हैं और प्रोमोटर मॉलिब्डेनम डालते हैं स्पीड करने के लिए। अब आपको खोजना होगा ऑप्शन में Fe और MO कहां पर है। बी में देखिए आयरन कैटलिस्ट हुआ, यहाँ पर जो आयरन है वो क्या है, कैटलिस्ट, और ये क्या हो जाएगा, प्रोमोटर बोलते हैं इसको, जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है। तो बी ऑप्शन होगा 21 का। 22 नंबर में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडजॉर्प्शन फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर। तो ये फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के फीचर से क्वेश्चन पूछा गया। फिजिकल एडजॉर्प्शन में लेयर बाय लेयर वहां पर चिपकते जाता है पार्टिकल्स, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में सिंगल लेयर वहां पर बनता है। तो ये बोला है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, एक से ज्यादा लेयर किस में बनता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है, इसलिए आंसर ए रहेगा। इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग। गैंग बोलते हैं जब ओर में कोई इम्प्योरिटी होता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कराते हैं वहां पर। मेटलॉर्जी का ये क्वेश्चन है, मेटलॉर्जी चैप्टर से। द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। याद होगा आयरन के ऑक्साइड को, वहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कार्बन यूज किया गया था, कार्बन कोक डाले थे उसमें, तो इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर बी रहेगा। ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम क्या है, ल्यूटेशियम एक लैंथेनाइट सीरीज से बिलोंग करता है, यानी कि F ब्लॉक का एलिमेंट है। F ब्लॉक में लैंथेनाइट, F ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं, लैंथेनाइट होते हैं, एक्टिनाइट होते हैं। तो बोर्ड में अक्सर मतलब बड़ा छोटा छोटा सवाल, इंट्रोडक्शन टाइप का एक सवाल पूछ दिया जाता है। 26 में देख रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ व्हिच एटॉमिक नंबर्स बिलोंग टू 3D ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए यही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, 3D ट्रांजिशन सीरीज। अगर कहता 3D ट्रांजिशन एलिमेंट, एलिमेंट बोलता तो जो जिंक एटम है, जिंक, वो डी ब्लॉक का तो है लेकिन वो ट्रांजिशन नहीं है। सबसे लास्ट वाला जो डी ब्लॉक के एलिमेंट से वो ट्रांजिशन नहीं होते हैं। तब तो वैसे में उसका आंसर 21 यानी कि 21 से लेकर के 29 तक होता, लेकिन ये सीरीज बोला है। सीरीज मतलब कि एक पूरा सीरीज आपसे पूछा गया, तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता तो आंसर होना तो क्या था 21 to 29, लेकिन ये एक सीरीज बोल दिया। अब आपको पूरा बताना पड़ेगा, यानी कि बी ऑप्शन 21 to 30। तो एक ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब ये देखिए टाइटेनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए टाइटेनियम यहाँ पर बन रहा है, वैन आर्कल प्रोसेस इसको कहा जाता है। ये जो अभी देख रहे हैं ये इसको प्रोसेस है, ये क्या प्यूरिफिकेशन का, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसको हम लोग कहते हैं। मोस्टली तो अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही मेटलॉर्जी ऑपरेशन में किया जाता है,
क्यूपिलेशन ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, या फिर जो ये पॉलिंग है। जोन रिफाइनिंग तो एक अलग टाइप दूसरे चीज के लिए रहता है। वैन आर्कर प्रोसेस जो होता है वो टाइटेनियम के लिए होता है, ये याद रखना था आपको। Which of the following metal is not obtained by electrolysis? कौन से मेटल इसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर पाएंगे? तो आयरन। अब इसके सैकड़ों कारण है कि ये क्यों नहीं करते हैं। इसका रिएक्शन पोटेंशियल कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये इजिली किसी से रिड्यूस नहीं हो पाता है ताकि जाके ये कैथोड पर डिपॉजिट कर सके। तो कारण यहाँ पर नहीं, बस आयरन जो है ये इसको इलेक्ट्रोलाइसिस से आप नहीं कर पाएंगे डिपॉजिट, ये इसके ओर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो डी रहेगा। 29 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। याद होगा H3PO4, H3PO4 जितने भी लोग टेस्ट दिए हैं उनमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैचिंग हो रहा है। H3PO4 को बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और इसी तरह से ऑर्थोफॉस्फोरिक या इसको पेरेंट एसिड इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अभी यहाँ पर देख लीजिए ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होगा? H3PO2, H3PO2। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? P डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, 2 ऑक्सीजन आपको लगाना है, अब बाकी के 2 हाइड्रोजन होंगे, बेसिसिटी 1 होगा इसका, क्योंकि वही हाइड्रोजन निकलते हैं जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिए, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरिक में से एक ऑक्सीजन निकलेगा तो अस होगा फॉस्फोरस, तो H3PO4 था, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिए, अब बाद में फिर H2O रिमूव कर दिए, तो ये क्या हो गया? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यानी कि H3PO2। ठीक है, अब H3PO2 का यहाँ पर देखिए ये ए ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये मैच करेगा, आंसर होगा ए 29 का। 30 में है अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय। अमोनिया को हम ड्राई करते हैं कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? अमोनिया में जो भी मॉइस्चर होता है, नमी होता है, वो इसको एब्जॉर्ब करता है, तो 30 का ए ऑप्शन होगा। 31 में व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? डी NH3। ये देखिए बताया था आपको जब हम पी ब्लॉक पढ़ा रहे थे, नाइट्रोजन फैमिली। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, लोन पेयर एक साथ मिलेगा, और नीचे जब आते हैं तो ये बड़ा सा एलिमेंट है, लोन पेयर दूर दूर होते हैं, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका बेसिक नेचर क्या होता है? कम होता है, और इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। अब अगर किसी ने यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लिया, वो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से फिर ये SbS3 चला जाएगा, मोस्ट बेसिक, ये गलत हो जाएगा। टॉप टू बॉटम साइज फैक्टर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर ऑब्जर्व करते हैं। इसका आंसर डी रहेगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO3, ये रहा SO3 का स्ट्रक्चर, कई मेथड से बना सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर आप गिन लीजिए, सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp2, और sp2 A नंबर में आपको दिखेगा। दूसरा तरीका है कि 1/2 V प्लस M - C प्लस A, ये तरीका है, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। मोनोवैलेंट 0 है, कैटायन है नहीं, एनायन है नहीं, तो क्या होगा? 6/2 यानी कि 3, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, तो इसलिए इसका आंसर ए रहेगा 32 का। 33 द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब ये फिर कंफ्यूजन क्वेश्चन खूब होता है लोगों में, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, ये देखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। नॉर्मल कोवैलेंसी क्या है? 3, लेकिन जब ये किसी लोन पेयर को डोनेट कर देगा किसी के पास, NH4+ बना लेगा, अब ये कितना बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड बनाया, तो इसलिए इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी अगर हम बात करेंगे तो वो 4 होगा। लेकिन यही क्वेश्चन होता कि फास्फोरस का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा? नहीं, फास्फोरस का नॉर्मल कोवैलेंसी 3 और 5 होता है, और मैक्सिमम जब बात करेंगे तो ये 6 में चला जाएगा, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल है वैकेंट। ठीक है, तो नाइट्रोजन का याद रखिएगा मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है 4, ये नोट्स में भी हमने दे रखा है, और इस पर क्वेश्चन भी आंसर करके दिए थे। अच्छा, 34 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। मतलब O2 के बारे में आपसे पूछा है, O2
ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर किसी ने पढ़ा होगा तो देखिएगा 2 ऑक्सीजन इसमें होता है, 1s2 2s2 एंड 2p 4 होगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका, 2p4। और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है MOT में। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। 8 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 भरेगा, इसमें 2 भरेगा, 6 7 8। ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 दिख गए आपको इसमें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, पैरामैग्नेटिक होता है ये। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है कि O2 में कितना होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी। 35 द मोस्ट एबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर। होते तो सभी गैस है नोबल गैस एटमॉस्फेयर में, बोला कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे ज्यादा आर्गन पाया जाता है इसमें। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक। अब ये कैसे चेक करेंगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन जोड़िए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में आएगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा, आज इसका ऑड नंबर में आएगा पैरामैग्नेटिक। चलिए काउंट करते हैं। कार्बन का 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 है तो 12 हो जाएगा, तो क्या हो गया 16। इवन है कि ऑड, इवन है, ये क्या हो गया डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। चलिए SO2 को चेक कीजिए। सल्फर का 6, ऑक्सीजन का 6 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 12, क्या हो गया 18। ये क्या हो गया इवन नंबर। एकदम बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। क्लोरीन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 6, 6 दिनों 12, ये क्या हो गया 19, आ गया ऑड नंबर। अब जब ऑड नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। आप इसको चेक करते हैं, सिलिकॉन का 4, इसका हो जाएगा 12, ये 16। तो जो ऑड नंबर आएगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होगा इवन नंबर में आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। पैरामैग्नेटिक पूछा आपसे 36 में। 37 आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज डाईमैग्नेटिक। अब सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा डाईमैग्नेटिक, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक। आपसे पूछा डाईमैग्नेटिक, आपको हम पहले ही बता दें सी आंसर इसका होता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो 4s2 3d1 ऐसा। अब करना क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन 3+ Sc3+, तीनों सब निकाल देना है, इसमें का सब निकाल देना है। 4s0 3d1 क्या बचेगा, आर्गन बचेगा। आर्गन पूरा भरा हुआ होता है 18, इसलिए क्या हो गया ये कि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या हो गया डायमैग्नेटिक। तो आंसर हुआ 37 का सी। 38 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो लड़का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेगा वो आंसर करेगा इसको। तो Z = 29 क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोस्ट स्टेबल। अब यहां से यहां तो 18 पूरा हो जाएगा, इसको आप लिख देंगे आर्गन ऐसे, फिर आ जाएगा क्या 3d10 एंड 4s1। अब ढूंढ लीजिए कहां पर ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी नंबर में मिलेगा 29 के लिए। 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। देखिए यहाँ पर फिर से एक कंफ्यूजन पॉइंट है जो आपको यहाँ डिस्कस कर देते हैं। ये sp देना जरूरी नहीं था, ये क्यों दिया हुआ है, आपसे पूछा है वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए जो f ऑर्बिटल है वो पूरा भर जाता है 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक f भरता है पूरा 1 से लेके 14 तक, और d में कभी कभी 0 आ जाएगा, कभी कभी 1 आ जाएगा, और उसके बाद ns2 ये पूरा भर जाता है। अब यही चुनना है कि क्या होगा। यहां देखिए C में 0 to 14 कर देता है। अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये तो 1 to 14 होता है, लेकिन इसी में लैंथेनाइड सीरीज में अगर आप बात करें तो उसमें सीरियम एक होता है, सीरियम में F में 0 इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाता है, F का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एग्जैक्टली।
अब इसी कारण से यहाँ पर ये क्या कर दिया है 0 to 14 किया हुआ है, क्योंकि एक केस ऐसा तो है जिसमें F में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। बस इसी के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है लोगों को। ये आंसर इसका सही सी होना चाहिए। अब बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कलर्ड। जब भी आपको कलर्ड का बात करें, कलर्ड, तो याद रखिएगा आपको पारामैग्नेट ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का केस बनता है। CuF2 की अगर हम बात करें, यहां पर देखिए Ag, SO4 पर 2 माइनस, Ag प्लस, ये A के लिए हो गया। B के लिए बात करेंगे तो Cu पर 2 प्लस होगा, C में बात करेंगे Cu पर प्लस होगा, D के लिए बात करेंगे Mg पर 2 प्लस होगा। जिसमें D ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर शो करेगा। आप निकाल के देखिएगा, किसी में भी D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, Cu प्लस में नहीं मिलेगा, Mg2 प्लस में नहीं मिलेगा। ये सब फुल फील्ड है, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही Cu2 प्लस में आएंगे, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखो। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Cu2 प्लस का, कॉपर का क्या होता है 4s1 और 3d10, ये कॉपर का होता है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमने बताया 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करो तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा और D10 में से जाएगा तो 3d9 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसीलिए ये CuF2 जो होगा ये कलर शो करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा B। आंसर लगाते जाना है। अगला सवाल है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ F इन K4 FeCN6। देखिए आराम से इसको आप बनाते, सही आंसर आपको यहां पर आता है। Fe का निकालना है, X मान लो, X प्लस पोटेशियम का होता है +1, तो ये हो जाएगा +4 4 पोटेशियम के लिए, प्लस साइनाइड का होता है -1, तो -6 हो जाएगा 6 के लिए, 1 के लिए -1 तो 6 के लिए -6, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए x + 4 - 6 बराबर 0, तो x - 2 = 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा +2। अब +2 कहाँ है, A नंबर में 41 का। 42 द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये तो फार्मूला याद होना चाहिए, जनरली लोग फार्मूला भूल जाते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फार्मूला होता है। सीधा सब वैल्यू रख दीजिए, कोबाल्ट का निकलेगा यहाँ पर। कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उसका निकलता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का होता है 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए यहाँ पर। अब ऑक्सीडेशन निकालना भी खुद एक सवाल है, इधर साइड में निकाल लें। कोबाल्ट का X मानिए, En इथिलीन डायमीन 0 होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है। क्लोरीन का होता है -2, तो -2 बराबर जो उभर चार्ज है उसके बराबर हो जाएगा +1 के, तो ये हो जाएगा x = +3। क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -2, तो इसलिए x ये तो 0 है, -2 बराबर +1, देखिए वहां लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा x बराबर +3। अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आया +3 +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। इथिलीन डायमीन बाइवैलेंट है, ये लिगेंड जो है इथिलीन डायमीन 2 लिंकेज बनाता है, तो होल ट्वाइस है तो 4 लिंकेज करेगा, और 2 कर लेगा क्लोरीन से तो 6 बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। अब निकाल लीजिए 12 39 - 3, ये आ जाएगा 36। अब 36 कहाँ है, बी आंसर है इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते थे। 43 में देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज। अब इसमें टेक्निक बताए थे, टेक्निक क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड। जो Cn- होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड माने कि 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब Cn 4 Cn है, 4 बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनर सेल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इनर सेल कॉम्प्लेक्स।
4 के लिए दो ही बात हो सकता है, या तो वो sp3 होगा या फिर वो dsp2 होगा। 4 में दो ही केस बनता है। sp3 तब बनता है जब वीक लिगेंड होता है, और dsp2 तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो यहाँ पर तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर पेयरिंग करवाएगा, जिसके कारण dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। 44 है IUPAC नेम इसका। देखिए IUPAC नेम, लिगेंड पहले लिखते हैं। 6 अमोनिया है, क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, और लास्ट में क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ऐसा क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इसलिए 44 का ये होगा। IUPAC नोमेनक्लेचर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर मतलब जो डिफरेंट लिंक बनाए, जैसे HCN-, कभी नाइट्रोजन से बनाएगा कभी सल्फर से बनाएगा, है ना। जैसे NO2, आप NO2 को ONO भी तो लिख सकते हैं, तो इस कभी ऑक्सीजन से बनाएगा कभी नाइट्रोजन से बनाएगा। CN-, कभी नाइट्रोजन से बनाएगा कभी कार्बन से बनाएगा। लिंकेज चेंज हो सकता है इसमें, लेकिन अमोनिया सिर्फ नाइट्रोजन से बना सकता है। ये ऐसा, ये मोनोडेंटेड है, ये एक ही लिंकेज दिखा सकता है, दो लिंकेज नहीं, इसलिए ये कभी भी लिंकेज आइसोमर शो नहीं कर सकता है। आंसर डी होगा। 46 रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन विथ क्लोरोफॉर्म। प्राइमरी एमीन मतलब RNH2, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH जो कहा वो लिखिए। बताइए कौन सा रिएक्शन है? आइसोसाइनाइड बनता है RNC, और इसको बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। डी ऑप्शन होगा, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरल। क्लोरल क्या है? CCl3CHO, ये क्लोरल है। ये देखिए ए ऑप्शन में दिख रहा है 47 का ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट कब होगा? जब इक्वल एंगल पर इक्वल फोर्स लग रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, तो क्या होगा? CCl4। देखिए CCl4 इक्वल फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, उतना ही फोर्स इधर, सभी तरफ इक्वल एंगल पर इक्वल फोर्स लगेगा, तो इसका जो म्यू होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। डाइपोल मोमेंट हो गया जीरो। अब जैसे CH3Cl में CH3Cl ये सब H है, तो क्या होगा? ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा? CCl4। बी आंसर रहेगा 48 के लिए। 49 इसमें हम लोग देखते हैं पेरेंट चेन, और ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब हम इसका नाम लिखेंगे। 2 पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, 3 पर मिथाइल है 3 मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। किसमें दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। 50 क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। 3 हैलोजन इसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव 50 का सी। जनरल ग्रुप्स फॉर अल्कोहल इज। अल्कोहल जिसमें OH हो, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, यहाँ भी OH है, मतलब सबके सब क्या है? अल्कोहल है। ऑल ऑफ दिस डी होगा। 52 में पूछा कि द नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। कैसे बनाते हैं इसको? देखिए बहुत छोटा सा सवाल है। C4H10O, आप इसका अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते हैं। अनसैचुरेशन फैक्टर तो 2 गुने 4 + 2 माइनस, अभी कितना हाइड्रोजन है? 10/2, तो UF आ जाएगा 0।
आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ाए थे कि जब अनसैचुरेशन फैक्टर 0 हो जाए तो ध्यान रखना नो रिंग, कोई रिंग कंपाउंड इसमें नहीं बनेगा, ओपन चेन बनेगा, ओपन चेन एक बनेगा विदाउट पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड आपको नहीं देना है, विदाउट पाई बॉन्ड। तो ये तो थ्योरी हो गया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अनसैचुरेशन फैक्टर निकालो, अगर 0 आता है रिंग नहीं बनेगा, ओपन चेन बनेगा, कोई पाई बॉन्ड इसमें नहीं होगा। ठीक है, बस ओपन चेन बनाना है, जितना बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं ओपन चेन। 4 कार्बन का चेन दिखा करके OH लगाते जाना है। 4 कार्बन, एक बार OH यहां लगा दे, एक बार OH यहां लगा दे। अब 3 कार्बन का चेन ले लें, एक बार OH यहां लगा दे और एक बार OH यहां लगा दे। 1 2 3 4, अब कहीं भी लगाएंगे बात एक ही होगा, इसलिए 4 ही आइसोमर बन सकते हैं इसमें। आंसर क्या होगा? बी। 53 में है कि मिथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं CH3OH को, और जब भी ऑक्सीडेशन करता है तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड पर रुकेगा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, एक कार्बन वाला एसिड बनाएगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब HCOOH सी ऑप्शन में दिख रहा है, 53 का सी होगा। 54 डाई इथाइल ईथर फाइंड्स इट्स यूज इन मेडिसिन एज, बेहोशी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एनेस्थीसिया बोलते हैं उसको, एनेस्थेटिक सर्जरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। डी आंसर होगा। 55 में जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोनाइल CnH2nO, क्या ये कार्बोनाइल है? अगर कार्बोनाइल है तो C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का मतलब क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड O। मान लीजिए N के जगह हम 1 डाल देते हैं, चेक करने का तरीका यही है, तो CH2O। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर दीजिए, यहाँ पर कार्बन से डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये देखिए C डबल बॉन्ड O आ गया इसमें, तो ये हो गया कार्बोनाइल, मतलब कि ए आंसर इसका सही होगा। बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इस चीज को, आप चेक कर सकते हैं। 56 एट रूम टेम्परेचर फॉर्मल्डिहाइड इज, फॉर्मल्डिहाइड मतलब एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाला जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या हो जाएगा? गैसियस स्टेट में ए। 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? जब एक ऐसा अल्डिहाइड ग्रुप जिसके बगल वाले कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन मिल जाए तो वो अल्डोल रिएक्शन करेगा, नहीं मिलेगा तो कैनिजारो रिएक्शन करेगा। ठीक है, नेम रिएक्शन में था, जब C डबल बॉन्ड O उसके बगल वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन कम से कम हो, ऐसा कंपाउंड क्या करता है? अल्डोल बनाता है। अब चलिए चेक कीजिए, CHO के बगल में कार्बन पर क्लोरीन है, नहीं करेगा। CHO है लेकिन इसके बगल वाले कार्बन पर H नहीं है, मिथाइल ग्रुप है, ये भी नहीं करेगा। CHO है लेकिन बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन दिख गया, अब ये क्या करेगा? अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। यहां भी C डबल बॉन्ड O है लेकिन बगल में क्या है? H है, कार्बन है ही नहीं इसमें, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। विनेगर, देखिए विनेगर को लेकर के कई कंसेप्ट हमने देखा, इसमें अलग अलग टाइप के विनेगर पर अलग अलग परसेंटेज होते हैं, लेकिन एज यूजुअली जो विनेगर्स आपको मिलेंगे 4 से लेकर के 8% तक का एसिड, एसिटिक एसिड उसके अंदर रहता है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से अगर आप इंडस्ट्री लेवल पर जाओगे तब जाके 10 to 20% तक ये जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि इसमें लिखा नहीं कि किस तरह का विनेगर है ये, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पर 6 to 10% विनेगर को कंसीडर कर लेते हैं। इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। 59 में देखिए द IUPAC नेम, अब ये देखिए एक ईस्टर ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप बोले थे याद रखने के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब ये देखिए क्या है? इथाइल है, ये ईस्टर ग्रुप है, OAT करके नाम लिखाएगा, पैरेंट चेन में 2 कार्बन है, इथेनोएट होगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट।
इथाइल इथेनोएट, यानी कि कहाँ ये ऑप्शन बी में। 60 है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एमीन। कैसे पता करेंगे? मान लीजिए आपके पास मिथाइल एमीन है तो इसका जनरल फॉर्मूला लिख के देखिए। कार्बन एक है और हाइड्रोजन NH3 होता है। कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितना है 6 है और नाइट्रोजन एक। ठीक है, हम फिर से बनाते हैं इसको। अब देखिए आपको यही रेशियो का पैटर्न इसमें दिखाई देना चाहिए। कार्बन N है, हाइड्रोजन क्या गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2N कर देते हैं, नहीं 3N कर देते हैं, सॉरी अभी कितना लिखे थे यहाँ पर 6 था ना, तो 6N और उसके बाद N। या फिर 1 मिनट रुकिए, इसमें आप N का वैल्यू पुट करिए और देखिए एमीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बोले जनरल फॉर्मूला निकालना है। CN के जगह 1 रख देते हैं, N के जगह यहाँ पर 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा CH और क्या 3 और ये N हो गया। ये सेटिस्फाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ ये N के जगह 1 रखते हैं, CH4N, ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर रखते हैं CN का मान क्या है 1 रखते हैं, H5N और यहाँ पर CH2N। तो यहाँ पर जनरल फार्मूला तो गड़बड़ है। ये हाइड्रोजन गिनिएगा तब ना। जैसे मान लीजिए कि CH3NH2 रहता है, ये अमोनिया मिथाइल एमीन हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 3 है, 5 है ना हुआ जी। हम 6 लिख रहे थे उस समय से, गिनने में गलती हो गया था। तो CH5 और N। अब ये चीज जहां पर हमको मिलेगा जिसमें, तो ऐसा करते हैं N का मान 1 रख के और जिसमें हमको CH5N दिखेगा वही जनरल फार्मूला सही होगा। अब इसमें रखिए, तो इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा C और 1 रखेंगे तो हो जाएगा H3N। ये तो नहीं होगा, होना क्या चाहिए था CH5N। अच्छा इसमें रखिए, इसमें रखिए N का मान 1 रखिए तो CH4N, ये भी नहीं होगा। इसमें रखिए N के जगह 1 रखिए, फिर H, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और फिर N। ये देखिए मैच कर गया। ये होगा इसका जनरल फार्मूला CnH2n + 3n। तो C होना चाहिए इसका जनरल फार्मूला 60 का। ठीक है, चलिए 61। Which of the following is हिंसबर्ग रिएजेंट? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, एमीन चैप्टर से बिलोंग करता है। तो 61 का क्या होगा A। 62 बोला है कि ये क्या है, प्राइमरी एमीन है, नाइट्रोजन से एक ही कार्बन लगा हुआ है ना। ये कंफ्यूजन करने वाला, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में देखिएगा, एग्जाम्पल से इन टेक्स्ट कहीं मिलेगा आपको। नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से 1 कार्बन, प्राइमरी एमीन हो गया। प्राइमरी एमीन ए होगा 62 का। अब कुछ को लगा हो गया ये टर्शियरी, टर्शियरी नहीं है, नाइट्रोजन से 3 कार्बन लगेगा तब टर्शियरी होगा। तो 62 का ए होगा। उसके बाद 63 द सोर्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल। अब मिल्क में भी फैट होता है, बटर में भी होता है, चीज में भी होता है, इसलिए इसमें सब में फैट पाया जाता है। 64 वाटर सॉल्युबल विटामिन, क्या था विटामिन बी और विटामिन सी। अब यहाँ पर विटामिन बी वाला हो जाएगा, सी तो है नहीं इसमें। 65 में होगा कि द प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस होता है, पिरिमिडीन बेस होता है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि लोग डीएनए आरएनए में एक डिफरेंस था कि यूरासिल रहता है आरएनए में, है ना, और थायामीन रहता है डीएनए में, लेकिन वो पिरिमिडीन बेस है।
और ये आपसे सवाल किया है क्या, प्यूरिन बेस। तो प्यूरिन बेस एडेनाइन और गुआनाइन रहता है, जो दोनों में रहता है, डीएनए में भी रहता है, आरएनए में, एडेनाइन एंड गुआनाइन, ये प्यूरिन बेस हो गया। तो ये क्या बोला है कि द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए, क्या होगा, गुआनाइन होगा। हाँ, पिरिमिडीन बोलता तब जाकर के यूरासिल इसका ऑप्शन रहता। तो 65 का ए रहेगा। 66 द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी क्या हो जाएगा, एडिशन क्लोराइड हो जाएगा। Which one of the following is thermosetting plastic, ये याद करने वाला सब है। बैकेलाइट, बैकेलाइट जो कि बनता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इसके, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इसका मोनोमर होता है, तो बैकेलाइट बनाता है। बैकेलाइट क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 68 है कि द मेडिसिन विच लोअर फीवर, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक मतलब हीट, हीट को रिड्यूस करता है, फीवर में इस्तेमाल करें एंटीपायरेटिक। 68 का सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड, सुक्रोज, सुक्रोज डाइसैकेराइड होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रुक्टोज बनता है, तो 2 मोनोसैकेराइड देता है, तो डाइसैकेराइड हुआ सुक्रोज। क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। स्टार्च तो ये पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो मोनोसैकेराइड है, तो सुक्रोज क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड हो जाएगा। एंड लास्ट 70 अल्कली साल्ट ऑफ पामिटिक एसिड इज नोन एज, क्या होता है, सोप, सोप में इस्तेमाल किया जाता है, सोप के फार्मूला में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए पामिटिक एसिड। तो 70 MCQ क्वेश्चन था, और थैंक यू वेरी मच for watching this video।